हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम लोग क्लास 12th के फिज़िक्स का जो यूनिट 1 है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसका चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, इसके टॉपिक्स को देखेंगे। लास्ट क्लास में हम लोग टॉपिक नंबर एनसीईआरटी का टॉपिक नंबर 1.5 तक कंप्लीट कर लिए थे। 1.1 से 1.5 तक आपका कंप्लीट हो चुका है। फिर आज हम लोग 1.6 कूलम्ब्स लॉ से स्टार्ट करेंगे और उससे पहले कुछ टॉपिक थोड़ा सा बचा हुआ रह गया था, यूनिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। जो भी एनसीईआरटी का टॉपिक है सिर्फ उसी को हम लोग पढ़ते हुए, उसी को फॉलो करते हुए चलेंगे, है ना। तो एक टॉपिक यूनिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म उसमें बचा हुआ था और एक अर्थिंग, छोटा सा टॉपिक है। ये दोनों इसको देखते हुए फिर आगे हम लोग टॉपिक नंबर 1.6 स्टार्ट करते हुए आगे की तरफ चलेंगे। तो यूनिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का कहना है कि अगर कोई करंट कैरिंग वायर है, मान लीजिए कि इस वायर से अगर इसमें करंट फ्लो कर रहा है, इसके नज़दीक अगर हम लोग एक कंपास के निडल को ले जाते हैं। कंपास आप लोग जानते हैं जो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बताने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। मैग्नेट के हेल्प से ये डायरेक्शन इसका चेंज होता है। तो जैसे ही इस वायर के नज़दीक हम लोग कंपास के निडल को ले जाते हैं तो हमको पता चलता है कि इसका जो निडल पहले यहाँ पर था, इसमें डिफ्लेक्शन आके कुछ निडल हमारा ऐसे घूम जाता है, समझ रहे हैं। निडल में कुछ घुमाव आ जाता है। तो निडल में घुमाव कब आएगा? जब मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे होगा। तो हमको यहाँ से पता चलता है कि जो करंट कैरिंग वायर है, जिस वायर से करंट फ्लो कर रहा है, उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो कंपास का निडल है वो मूव करता है, वो डिफ्लेक्ट कर जाता है, ठीक। फिर इसी बात को हम लोग यहाँ पर लिखते हुए समझे हैं कि इफ़ वी पुट वन कंपास निडल नियर ए करंट फ्लोइंग वायर, अगर हम लोग एक कंपास के निडल को एक वायर के नज़दीक रखें जिससे करंट हमारा फ्लो कर रहा है, देन वी ऑब्जर्व देयर इज अ डिफ्लेक्शन इन कंपास निडल। तो उस कंडीशन में हम लोग पाते हैं कि कंपास निडल में एक डिफ्लेक्शन होता है, एक घुमाव आता है, एक मूवमेंट आता है ना। इट शोज इलेक्ट्रिसिटी हैज़ मैग्नेटिक इफेक्ट। ये बताता है कि इलेक्ट्रिसिटी में मैग्नेटिक इफेक्ट है, मतलब जो करंट कैरिंग वायर है, मतलब जो इलेक्ट्रिसिटी है उसमें मैग्नेटिक इफेक्ट, और मैग्नेटिक इफेक्ट के कारण जो हमारा कंपास का निडल है वो घूम जाता है ना। अब दूसरे चीज़ को हम लोग समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक चुंबक का आप एक तरफ एक नॉर्थ पोल रखें और चुंबक का एक साउथ पोल एक तरफ रखें, और इसके बीच में अगर आप कोई भी कंडक्टर को खूब मोशन करवाएंगे, खूब गति करवाएंगे कंडक्टर खूब मोशन में रहे, तो इस कंडक्टर में हमारा करंट आ जाएगा, समझ रहे हैं। मतलब मैग्नेटिक फील्ड में अगर किसी मेटल को अगर हम लोग मोशन में रखें तो उस मेटल में करंट आ जाता है। मतलब कि हम लोग क्या जान रहे हैं यहाँ से कि मैग्नेटिक फील्ड के कारण हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। इसी का यूज़ हम लोग जनरेटर में करते हैं। जनरेटर में जो हमारा जानते हैं हम लोग कि जनरेटर में हम लोग एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल लगाए रहते हैं, और उसी के बीच में हमारा आर्मेचर कॉइल होता है इस तरह से, और ये हमारा घूम रहा होता है। इसके वजह से आर्मेचर ये वाला जो पोर्शन है ये भी घूमता है, मोशन करता है, और इसके वजह से इसमें करंट आ जाता है ना। और इसका इस्तेमाल हम लोग बल्ब फैन वगैरह जलाने में कर लेते हैं। तो आगे समझिए। नाउ वी टेक ए सेटअप ऑफ मैग्नेट एंड परफॉर्म ए मोशन ऑफ मेटल रॉड बिटवीन दैट सेटअप, देन वी ऑब्जर्व। हम लोग क्या करते हैं, एक मैग्नेट का सेटअप ले लेते हैं, मतलब एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल ले लेते हैं, और उसमें एक मेटल को मोशन करवाते हैं। तो उस कंडीशन में हम लोग ऑब्जर्व करते हैं मेटल रॉड कंटेन्स करंट फ्लोइंग थ्रू इट। अब मेटल रॉड जो हमारा होता है उसमें करंट फ्लो करने लगता है, उसमें करंट धारा प्रवाहित होने लगता है ना। विच शोज मैग्नेटिज्म कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, जो हमको बताता है कि मैग्नेटिज्म जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करता है। यहाँ पे हम लोग दोनों चीज़ समझे हैं। पहले इलेक्ट्रिसिटी के कारण मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो रहा था, और दूसरा बार मैग्नेट के कारण जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड था, इस मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करवाने पर मेटल में करंट फ्लो करने लगा है। मतलब हम लोग यहाँ से समझ रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड के कारण हमारा करंट फ्लो कर सकता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जो छोटा सा टॉपिक है अर्थिंग, है ना। अर्थिंग इज अ सेटअप मेड अप ऑफ लॉन्ग स्ट्रेट रड
buried inside the earth which is used for safety purpose। अर्थिंग के बारे में आप लोग पहले से भी जान रहे होंगे, आप लोग इस्तेमाल भी करते हैं अर्थिंग को अपने घरेलू इस्तेमाल में। तो अर्थिंग आप लोग जनरली कैसे गाड़ते हैं, एक लंबा सा मोटा सा रड को लेके धरती के अंदर उसको आप गाड़ देते हैं। इसको आप मान लीजिए धरती के अंदर आप गाड़ दिए, ठीक है। तो ये हमारा एक सेटअप है जिसमें हम लोग एक लंबा सा मोटा सा रड को धरती के अंदर गाड़ देते हैं और जिसका इस्तेमाल हम लोग सेफ्टी पर्पस के लिए करते हैं, मतलब सुरक्षा के लिए करते हैं। द अर्थिंग वायर इज़ कनेक्टेड टू द बॉडी ऑफ डिवाइस। जो हमारा अर्थिंग वायर है वो एक छोर तो हमारा इस रड से कनेक्ट होता है और दूसरा छोर जो हमारा इंस्ट्रूमेंट है, जो भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है उसके बॉडी से कनेक्ट होता है। जैसे फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गया, मोटर हो गया, कुछ भी है जो भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस है उसके बॉडी से कनेक्ट होता है। विच हेल्प्स द चार्ज टू कैरी फ्रॉम बॉडी टू ग्राउंड इन एनी मिस हैपनिंग। जो क्या करता है, मान लीजिए कि आपका फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, मोटर है, किसी भी चीज़ के बॉडी में अगर करंट आ जाए, मान लीजिए जो पोल पर से मेन वायर आ रहा है उस मेन वायर में अगर करंट कहीं से भी थोड़ा सा चूहा काट दिया या किसी भी तरह का प्रॉब्लम की एक वजह से मान लीजिए इस बॉडी में करंट आ गया, मान लीजिए फ्रिज के बॉडी में करंट आ गया और आप फिर फ्रिज को जब टच करेंगे तो आपको करंट लग सकता है, आपको झटका महसूस हो सकता है। तो उससे बचने के लिए हम लोग इसके बॉडी से क्या किए हैं, अर्थिंग वायर को कनेक्ट कर दिए हैं। और अर्थिंग वायर क्या करेगा, जो इसमें करंट फ्लो कर रहा है, करंट फ्लो करने का मतलब क्या है कि इसमें चार्ज फ्लो कर रहा है, तो उस चार्ज को ग्राउंड की तरफ फॉरवर्ड कर देगा। मतलब जैसे मान लीजिए कि इसमें 220 वोल्ट सप्लाई है, तो 220 वोल्ट का अगर हम लोग अर्थिंग नहीं कनेक्ट करें तो टोटल 220 वोल्ट का झटका आपको लग सकता है। तो जो इसमें चार्ज फ्लो हो रहा है, जो करंट फ्लो हो रहा है, उस करंट का चार्ज हमारा अर्थिंग वायर के थ्रू ग्राउंड में चला जाएगा मैक्सिमम, जिसके वजह से हमको झटका कम लगेगा और हम लोग ईजिली महसूस कर लेंगे कि कहीं पर थोड़ा सा टेक्निकल फॉल्ट है और हम लोग उसमें सुधार करवा सकते हैं, ठीक है। तो अर्थिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है सेफ्टी पर्पस के रूप में, हमारे जो घर में यूज हो रहा है या फिर इंडस्ट्री वगैरह कहीं पर भी जो भी इलेक्ट्रिसिटी हम लोग यूज़ करते हैं उसके लिए। फिर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दिस यूनिट, मतलब इस कूलम्ब्स लॉ का इस्तेमाल आपको पूरे यूनिट में आपको मिलेगा। मतलब ये आपका एकदम बेस है। आप जान रहे हैं कि पूरे यूनिट में हमको इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में पढ़ना है और चार्ज का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो कूलम्ब्स लॉ देता है कि दो चार्ज एक दूसरे पे कितना फोर्स अप्लाई करेगा। इसके बारे में कूलम्ब्स लॉ हमको एक्सप्लेन करता है। तो चलिए खूब ध्यान से इस चीज़ को आप समझिए। कूलम्ब्स लॉ का कहना है कि अगर हमारे पास 2 पॉइंट चार्जेज हो तो इस कंडीशन में दोनों चार्ज एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करेगा, ठीक है। अब जो फोर्स अप्लाई करेगा वो किस कंडीशन को फॉलो करेगा, इसको हम लोग समझते हैं। कूलम्ब्स लॉ का कहना है कि दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लग रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के। कहने का मतलब है चार्ज है तो उसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा, जैसे मान लीजिए 5 कूलम, 10 कूलम, 50 कूलम, कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगा चार्ज का। तो जो दोनों के बीच में फोर्स लग रहा है, दोनों चार्ज एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई कर रहा है, ये फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों के चार्ज के मैग्नीट्यूड के गुणनफल के। जैसे मान लीजिए ये 5 कूलम है और यहाँ पर 10 कूलम है, तो 5 × 10 मतलब फोर्स यहाँ पे प्रोपोर्शनल होगा 50, 5 × 10 कूलम के। अगर मान लीजिए अगर यहाँ पे चार्ज का वैल्यू 5 को बढ़ा के हम लोग अगर 15 कर दे तो इस कंडीशन में कितना हो जाएगा फोर्स का वैल्यू, 15 × 10 150, समझ रहे हैं। तो इस कंडीशन में हम लोग ऑब्जर्व करते हैं कि फोर्स का वैल्यू जो है चार्ज के वैल्यू के बढ़ने से बढ़ता है और चार्ज के वैल्यू के घटने से घटता है। इस चीज़ को हम लोग टेक्निकली भी समझेंगे, अभी आप लोग जो नॉर्मल हम लोग समझ सकते हैं वैसे समझिए, ठीक है। तो पहला कंडीशन क्या है, जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के गुणनफल के, ठीक। अब जो फोर्स है वो आपका रिपल्सिव भी हो सकता है या फिर अट्रैक्टिव भी हो सकता है। अगर दोनों चार्ज सेम है, दोनों पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा और ये पॉजिटिव चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा। या फिर दोनों निगेटिव है फिर भी रिपल्सिव फोर्स होगा, ये निगेटिव चार्ज इधर इसको रिपेल करेगा और ये निगेटिव चार्ज इसको इधर रिपेल करेगा। या फिर अगर एक पॉजिटिव हो एक निगेटिव हो तो पॉजिटिव निगेटिव को अट्रैक्ट करेगा और निगेटिव पॉजिटिव दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। लेकिन फोर्स का वैल्यू अगर चार्ज का वैल्यू सेम हो तो तीनों कंडीशन में हमारा फोर्स का वैल्यू सेम रहेगा। चार्ज का वैल्यू
पॉजिटिव हो या निगेटिव हो उससे हमको यहाँ पर मतलब नहीं है कूलम्ब्स लॉ में। हमको बस उसका मैग्नीट्यूड से मतलब है कि मैग्नीट्यूड कितना है। जो चार्ज का वैल्यू मान लीजिए अगर निगेटिव में भी है, मान लीजिए 3 कूलम्ब है, तो इसको हमको मॉड में लेके पॉजिटिव कंसीडर करना है ना, मतलब चार्ज का वैल्यू हमको हमेशा पॉजिटिव ही कंसीडर करना है। अब चलिए समझते हैं। द फोर्स ऑफ इंटरैक्शन बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्जेस। मतलब जो हमारा फोर्स है दो चार्ज के बीच में, इंटरैक्शन कहने का मतलब अट्रैक्शन या रिपल्सन, मतलब दोनों में से कोई भी फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स या फिर रिपल्सिव फोर्स, 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्लियर है। जो कूलम्ब्स लॉ का कहना है कि जो 2 पॉइंट चार्जेज है दोनों एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करेगा और वो फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के गुणनफल के, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों के बीच के दूरी के स्क्वायर के। अब मान लीजिए कि हमारे पास 2 चार्ज है, एक Q1 दूसरा Q2, दोनों के बीच का डिस्टेंस R है। तो फोर्स का जो पहला कहना फर्स्ट स्टेटमेंट है कि फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के, इसको हम लोग इक्वेशन 1 कंसीडर करेंगे। सेकंड स्टेटमेंट है फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों के बीच का डिस्टेंस के स्क्वायर के, ये हमारा सेकंड स्टेटमेंट है। फिर है अब हमको क्या करना है, फोर्स प्रोपोर्शनल है 2 कंडीशन में, दोनों को हम लोग कंबाइन कर लेंगे बाई कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2। दोनों इक्वेशन को हम लोग कंबाइन करें तो हमको प्राप्त होता है फोर्स प्रोपोर्शनल है चार्ज Q1 इंटू चार्ज Q2 बाई आर स्क्वायर के। फ्यूचर में अगर आप चाहे तो मॉड लगाइए या फिर नहीं लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस आपको ध्यान में रखना है कि आपको चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू लेना है, निगेटिव नहीं लेना है ना। अब फोर्स प्रोपोर्शनल है Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर के। अब हम लोग जानते हैं कि जहाँ भी हमारे पास प्रोपोर्शनल रहेगा उस प्रोपोर्शनल का हटाकर इक्वल टू में लाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट डालते हैं। तो यहाँ पर एक कांस्टेंट हम लोग कुछ k डाल दे रहे हैं, ठीक। F इक्वल टू k इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। आप लोग जानते हैं कांस्टेंट क्यों डालते हैं। कांस्टेंट डालने का मकसद होता है कि इधर वाला पोर्शन और इधर वाला पोर्शन दोनों तरफ हमारा बराबर हो जाए। तो दोनों तरफ इक्वल करने के लिए हम लोग कुछ कांस्टेंट डालते हैं ताकि दोनों तरफ बैलेंस हो के इक्वल हो जाए, ठीक है। जहाँ पर k इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जहाँ पर k का जो वैल्यू है यहाँ पर हम लोग जो k डाले हैं इसका वैल्यू है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो प्रैक्टिकली मेजर्ड है कूलम्ब साहब के द्वारा। कूलम्ब साहब ने इसको प्रैक्टिकली मेज़र किया था तो उनको इतना वैल्यू प्राप्त हुआ था कि k का जो वैल्यू है 1/4, तो आप जान रहे हैं नॉर्मल 4 है, पाई का वैल्यू 22/7, और जो एप्सिलॉन नॉट है उसका वैल्यू होता है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे, इस टोटल को कैलकुलेट करने पर आपको मिलेगा 9 इंटू 10⁻9, ठीक है। तो 1/4 पर एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू है वो 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर के बराबर होता है। अब आप लोग के मन में एक सवाल आ रहा होगा कि एप्सिलॉन नॉट क्या है। ये ऐसे जो हम लोग लिखते हैं एप्सिलॉन नॉट, इसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब ये बताता है कि हमारा फ्री स्पेस में, मतलब नॉर्मल वातावरण में, नॉर्मल इन्वायरमेंट में जो हमारा एक चार्ज के कारण चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकल रहा है, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का स्ट्रेंथ कितना है, समझ रहे हैं। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के स्ट्रेंथ के मेज़रमेंट को हम लोग कहते हैं एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या फिर इसी को आप एप्सिलॉन नॉट कहिए, जिसका वैल्यू भी प्रैक्टिकली मेजर्ड है कूलम्ब साहब के द्वारा 8.85 इंटू 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये वैल्यूज़ आप याद रखेंगे, आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछता है कि एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कितना है, तो आप लोग याद रखेंगे 8.85 इंटू 10⁻⁻12, और इसका यूनिट हो जाएगा कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा है कई बार। फिर आपसे एग्जाम में कई बार ऐसे भी पूछ सकता है कि कूलम्ब्स कांस्टेंट का वैल्यू कितना है, तो 9 इंटू 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर, है ना। तो अगर आप चाहे तो इस k का वैल्यू आप इसमें डाल देंगे तो फाइनली आपका फार्मूला F इक्वल टू हो जाएगा k के बदले 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इधर आप Q1 इंटू Q2 और दोनों के बीच का डिस्टेंस r है तो r स्क्वायर। ये आपका मेन फार्मूला हो जाएगा फोर्स का, इलेक्ट्रिक फोर्स का हमारा फार्मूला हो जाएगा दो चार्जेस के कारण, जिसमें एक चार्ज का मैग्नीट्यूड Q1 है और दूसरा चार्ज का मैग्नीट्यूड Q2 है,
और दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस हमारा r है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है, आगे आपको बहुत इसका यूज आने वाला है, तो इसको आप निश्चित रूप से ही याद कर लेंगे। जहाँ पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट हमारा कूलम्ब्स कांस्टेंट है या फिर कोलम्बियन कांस्टेंट है, और इसका वैल्यू है 9 × 10⁹ इसका वैल्यू आप याद कर लेंगे। फिर आगे हम लोग नेक्स्ट पेज में आगे हैं, देखिए जहाँ पे के का वैल्यू हमको इतना याद रखना है, और ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है इसको हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट भी बोल सकते हैं, और जहाँ पे एप्सिलॉन नॉट हमारा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है ना। और एप्सिलॉन नॉट का जो ये वैल्यू है आप इसको याद कर लेंगे, न्यूटन मीटर स्क्वायर या मीटर स्क्वायर न्यूटन लिखिए, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है ना, लेकिन आप इसको याद कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब इस पर बेस्ड एक छोटा सा क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जिसको समझ लेते हैं फटाक से। फाइंड द फोर्स बिटवीन टू चार्जेज ऑफ 3 माइक्रोकूलम एंड -5 माइक्रोकूलम सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 30 सेंटीमीटर। क्वेश्चन का कहना है हमको फोर्स का वैल्यू फाइंड करना है दो चार्जेस के बीच में, जिसमें एक का वैल्यू है 3 माइक्रोकूलम, दूसरा का वैल्यू है -5 माइक्रोकूलम, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर, जिसको हमने फिगर में यहाँ पर शो कर दिया है। Q1 का वैल्यू है 3 माइक्रोकूलम, Q2 है -5 माइक्रोकूलम, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, 30 को आप 100 से डिवाइड करेंगे, 100 को हम लोग 10 का पावर 2 लिख सकते हैं, इसको ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा 30 × 10⁻², है ना। तो जब भी आपको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना हो 10⁻² से आप मल्टीप्लाई कर देंगे। तो फोर्स का वैल्यू यहाँ पे हम लोग फार्मूला अभी जस्ट पढ़े, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट × Q1 × Q2/r²। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 × 10⁹ आप जानते हैं। Q1 का वैल्यू है 3 माइक्रोकूलम, तो Q1 का वैल्यू 3, और माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6, म्यू मतलब माइक्रो, और माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻6। इसको आप याद रखेंगे फ्यूचर के लिए भी। तो 3 × 10⁻⁻6 और इंटू Q2 का वैल्यू, Q2 चार्ज का वैल्यू हम लोग यहाँ से देख रहे हैं 5 माइक्रोकूलम, तो 5 × 10⁻⁻6। अब यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, लेकिन माइनस से हमको मतलब नहीं है, हमको सिर्फ इसका पॉजिटिव पोर्शन ही लेना है, मतलब 5 माइक्रोकूलम, तो 5 × माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6, है ना, डिवाइडेड बाई दोनों के बीच का डिस्टेंस r का वैल्यू है 30 × 10⁻², तो 30 × 10⁻² का स्क्वायर करेंगे। फाइनली इस टोटल को आप कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेट करने के बाद आपका वैल्यू आ जाएगा इतना। जब आप इसको फाइनली डिवाइड करेंगे और कैलकुलेट करने के बाद, कैलकुलेशन थोड़ा सा आपको सीखना होगा, तो कैलकुलेट करने के बाद आपका वैल्यू आ जाएगा 1.5 न्यूटन। एक्चुअली ये नोट्स मेरा नहीं है, मैंने खुद से नहीं बनाया है, जो इस बार का एग्ज़ाम हुआ था 20-21 का, इस बार जो स्टूडेंट पास किए हैं उनका ही है। एक स्टूडेंट थी जिनका नोट्स है वो 94 स्कोर की थी, तो उन्हीं का नोट्स है, तो उनसे उस समय मैंने मंगवाया था, कुछ स्टूडेंट को चाहिए था, तो उन्हीं का नोट्स था। तो अभी ये टॉपिक क्लास में मैंने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है, इसके वजह से इसको मैं ऐसे ही पेज पर बता दे रहा हूँ कि जिन लोगों का छूट गया होगा वो लोग समझ लेंगे। उम्मीद है आप लोग को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, आप लोग थोड़ा सा ढंग से इसको समझेंगे तो बेहतर ढंग से आप समझ पाएंगे, है ना। फिर टॉपिक नंबर 1.6 हमारा था कूलम्ब्स लॉ, जो ओवर हो गया। अब आपके NCERT बुक में टॉपिक नंबर 1.7 है फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। तो फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस से पहले थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलम्ब्स लॉ को ही हम लोग देखेंगे कि कूलम्ब्स लॉ वेक्टर फॉर्म में हम लोग कैसे लिख सकते हैं। कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, चलिए इसको फटाक से हम लोग समझते हैं। सबसे पहले मान लीजिए कि आपके पास दो चार्ज है, एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज आपका Q2 है, और दोनों कुछ डिस्टेंस पे रखा हुआ है, डिस्टेंस हमको नहीं पता है, ठीक है। एक चार्ज जो Q1 है ये ओरिजिन से मान लीजिए कुछ R1 डिस्टेंस पर है, और जो दूसरा चार्ज यहाँ पे Q2 है ये ओरिजिन से मान लीजिए कुछ R2 डिस्टेंस पे, ठीक। पहले इस बात को क्लियरली समझ लीजिए कि जो चार्ज Q1 है वो ओरिजिन से R1 डिस्टेंस पे, और जो चार्ज Q2 है वो ओरिजिन से R2 डिस्टेंस पे है, ये बात आपका क्लियर रहना चाहिए। फिर सेकेंड बात जो इसमें हमको समझना है कि चार्ज Q1 का पोजीशन अगर हम लोग बताना चाहे कि कहाँ पर है, तो हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि ओरिजिन से चार्ज Q1 R1 डिस्टेंस पर है, और चार्ज Q1 का डायरेक्शन ओरिजिन के कंपैरिजन में किधर है, तो जिधर हमारा R1 डिस्टेंस है इसी डायरेक्शन में हमारा चार्ज Q1 है। तो इसको हम लोग यहाँ R1 के ऊपर वेक्टर लगा सकते हैं और बोल सकते हैं कि चार्ज Q1 का पोजीशन वेक्टर है वेक्टर R1, ठीक है, इसको हम लोग पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। फिर
चार्ज Q2 डिस्टेंस R2 पे है और Q2 का डायरेक्शन किधर है, जिधर हमारा R2 का डिस्टेंस है। तो इसके ऊपर भी हम लोग वेक्टर लगा सकते हैं R2 के ऊपर और बोल सकते हैं R2 वेक्टर हमारा पोजीशन वेक्टर को शो कर रहा है। ठीक, अब इस कंडीशन में चार्ज Q1 और Q2 दोनों के बीच का डिस्टेंस हमको जानना है। अब इसमें हमको दो तरह से समझने का ज़रूरत है। चार्ज Q1 Q2 पर फोर्स अप्लाई करेगा और Q2 Q1 पर फोर्स अप्लाई करेगा। दोनों चार्ज एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई कर रहा है। तो अब जो डायरेक्शन हमको Q1 और Q2 के बीच में समझना है, ये हमारा इस डायरेक्शन में भी फोर्स है और इस डायरेक्शन में भी फोर्स है। तो दोनों के बीच का डिस्टेंस तो एक्चुअली हमारा सेम है, लेकिन डायरेक्शन अलग होने के कारण हम लोग जानते हैं कि वेक्टर हमारा मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करता है। मैग्नीट्यूड तो सेम है, लेकिन डायरेक्शन डिफरेंट होने के कारण थोड़ा सा इसमें बदलाव हमको करना पड़ेगा। तो समझते हैं उसको। ठीक, तो मान लीजिए चार्ज Q1 Q2 पे फोर्स अप्लाई कर रहा है, इसलिए इसका नाम हम लोग देंगे, यहाँ पे लिखे हुए हैं फोर्स ऑन चार्ज Q2 बाई चार्ज Q1। इसका नाम दे दिए हैं हम लोग F21, मतलब फोर्स ऑन चार्ज Q2 बाई चार्ज Q1। फिर हम लोग इधर वाले फोर्स के बारे में लिख सकते हैं फोर्स ऑन चार्ज Q1 बाई चार्ज Q2, मतलब कि Q1 चार्ज पे फोर्स अप्लाई कर रहा है कौन, Q2 चार्ज। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे F12। ठीक है, अब यहाँ पे हमको इस फोर्स का वैल्यू नाम भी डाल दिया, इस फोर्स का भी नाम डाल दिया। अब दोनों के बीच का हमको डिस्टेंस चाहिए। ठीक है, तो मान लीजिए F21 फोर्स के लिए जो इधर आ रहा है, इस फोर्स के लिए हमारा डिस्टेंस कैसे हम लोग देखेंगे। तो चार्ज हमारा Q1 Q2 पर फोर्स लगा रहा है इस डायरेक्शन में, और इस कंडीशन में देखें तो चार्ज Q1 पहले कहाँ पर है, R1 पे है, और बाद में कहाँ पर आ रहा है, R2 पे आ रहा है। तो इस कंडीशन में इसका नाम हम लोग दे देंगे, जो नीचे यहाँ पर दिए हुए हैं, R12 वेक्टर। पहले पोजीशन R1 पर था और बाद में कहाँ पर जा रहा है, पोजीशन R2 पर जा रहा है। तो इधर से जो इधर आएगा इसके लिए हम लोग नाम दे देंगे R12 वेक्टर। ठीक है, फिर जो फोर्स हमारा इधर लग रहा है F12 वेक्टर, फोर्स ऑन चार्ज Q1 बाई Q2, इसका डायरेक्शन हमारा इधर है। तो इसको लिखने के लिए हम लोग मेंशन कर सकते हैं, पहले पोजीशन कहाँ पर है, R2 डिस्टेंस पे, बाद में कहाँ पर जा रहा है, R1 डिस्टेंस पे। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे, पहले R2 पे है और बाद में R1 पे जा रहा है, तो R21 डिस्टेंस। मतलब इधर वाले डिस्टेंस को मेंशन करने के लिए हम लोग R21 वेक्टर लिखेंगे, है ना। यहाँ पे R21 वेक्टर का डायरेक्शन इधर है और R12 वेक्टर का डायरेक्शन हमारा इधर है। ठीक है, तो अब चलिए, अब हम लोग कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग फार्मूला जान रहे हैं। जैसे मान लीजिए पहले हम लोग F12 का लिखना चाह रहे हैं, F12 जो हमारा ऊपर की तरफ है इसका। तो इसके लिए फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, फिर Q1 इंटू Q2 और बाई R²। R का जो हमारा वैल्यू है इधर की तरफ है, तो इधर की तरफ हमारा कौन सा वैल्यू है, R21। तो यहाँ पर हम लोग R21 का स्क्वायर डाल देंगे। अब जो हमारा फोर्स F12 है, इस F12 के डायरेक्शन को बताने के लिए हम लोग डायरेक्ट नीचे वेक्टर नहीं डाल सकते हैं। हमको क्या करना चाहिए, इसके ऊपर एक कैप डाल देना चाहिए, मतलब यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई करना चाहिए। यूनिट वेक्टर के बारे में आप लोग जान रहे हैं, पहले से पढ़े हुए हैं, कि वैसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो और डायरेक्शन वही रहेगा जो हमारा ओरिजिनल वेक्टर का डायरेक्शन है। ऐसे यहाँ पर समझिए, जो हमारा फोर्स F12 है इसका डायरेक्शन इधर है, और जो हमारा डिस्टेंस R12 है उसका भी डायरेक्शन इधर ही है। मतलब अगर हम लोग चाहे ये बताना कि F12 का डायरेक्शन किधर है, तो जिधर हमारा डिस्टेंस R12 का डायरेक्शन है ना, तो इसके डायरेक्शन को बताने के लिए सिर्फ हम लोग इसके ऊपर कैप लगा दे, हमको R12 वेक्टर जो है उसको हम लोग सिर्फ डायरेक्शन के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आप लोग 10 आई कैप लिखते हैं तो आप क्या समझते हैं कि किसी चीज़ का वैल्यू जब मान लीजिए 10 न्यूटन लगा दिए, 10 न्यूटन आई कैप मतलब 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है किधर, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में। अगर आप बोल दिए 15 न्यूटन जे कैप, तो कोई 15 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है वाई एक्सिस में। अगर बोल दीजिए 20 न्यूटन के कैप, तो कोई 20 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है जेड एक्सिस में। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं ना। तो यहाँ पर फोर्स के डायरेक्शन को बताने के लिए हम लोग R21 कैप लगा देते हैं कि हमारा जो फोर्स F12 का डायरेक्शन है वो किधर है, ये वाला जो हमारा R21 है R21 के डायरेक्शन में है, तो R21 कैप। फिर हमारा F12 वेक्टर, जो हमारा F12 वेक्टर है, F12 वेक्टर ये है इस डायरेक्शन में। तो हमारा पहला फोर्स का वैल्यू डाल दीजिए कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
तो 1/4πε0 नीचे आ गया Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। अब R जो इधर की तरफ है, ये R का वैल्यू हम लोग यहाँ पर देखे थे कितना है, R12 वेक्टर है ना, तो R12 का स्क्वायर कर दीजिए। अच्छा अभी F12 को ही देख रहे थे हम लोग, नीचे है R12 का स्क्वायर और इंटू R12 के ऊपर हम लोग कैप डाल के इसके डायरेक्शन को शो कर देंगे कि F21 वेक्टर का हमारा ये है ना। फिर अब हम लोग जान रहे हैं यूनिट वेक्टर के बारे में कि यूनिट वेक्टर जो है वो बराबर होता है, जो मेन वेक्टर है वो मेन वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। जैसे अगर हम लोग R21 कैप को देखें तो R21 कैप का डायरेक्शन हमारा इधर है ऊपर की तरफ, तो R21 वेक्टर और डिवाइडेड बाय इसका R21 का मैग्नीट्यूड हो जाएगा R21। हम लोग पहले से पढ़े हुए हैं कि अगर A कैप लिखे तो A कैप बराबर होगा A वेक्टर और डिवाइडेड बाय इसका मैग्नीट्यूड है हमारा सीधे A, है ना। अब इस कंडीशन में जो हमारा F12 वेक्टर है वो बराबर हो जाएगा Q1 इंटू Q2/4πε0। अब इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पे डाल दिए हैं R21 वेक्टर डिवाइडेड बाय R21, तो ये R21 को हम लोग इधर डाल देंगे और ये नीचे जो है हमारा नीचे वाला R21 और ये R21 दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो R21 का पावर 3 हो जाएगा और इंटू R21 वेक्टर, ठीक है। अब F12 वेक्टर जो है हमारा Q1 इंटू Q2/4πε0 इंटू R21 का पावर 3, और अगर आप चाहे तो R21 यहाँ पे ऐसे भी छोड़ सकते हैं या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं R1 वेक्टर और माइनस R2 वेक्टर, जो बाद वाला है उसको पहले लिखेंगे और जो पहले वाला है 2 उसको बाद में लिखेंगे, R1 वेक्टर और माइनस R2 वेक्टर। फिर जो हमारा दूसरा फोर्स था F21 वेक्टर, इसके लिए भी सेम फार्मूला 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। अब R जो हमारा देखे थे F21 के लिए, F21 का डायरेक्शन हमारा इधर है और इधर डायरेक्शन में R का वैल्यू है R12, तो R12 का स्क्वायर कर दीजिए और इंटू R12 के ऊपर कैप डाल दीजिए आप, मतलब यूनिट वेक्टर हम लोग डाल देते हैं डायरेक्शन को बताने के लिए। फिर R12 कैप बराबर हम आप लोग जानते ही हैं कि R12 वेक्टर और डिवाइडेड बाई R12। अब ये जो हमारा R12 कैप का वैल्यू है इसको हम लोग यहाँ पर डालते हैं, डालने के बाद फिर R12 और R12 स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो R12 का पावर 3 हो जाता है और ऊपर R12 वेक्टर। अब चाहे तो यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, नहीं तो R12 का मैग्नीट्यूड अगर लिखना चाहिएगा तो ऐसे लिख सकते हैं, बाद वाला और माइनस पहले वाला R2 वेक्टर और माइनस R1 वेक्टर। ये कूलम्ब्स लॉ का वैल्यू हम लोग लिख दिए हैं वेक्टर फॉर्म में, है ना, कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म हो गया ये हमारा। नेक्स्ट टॉपिक आपका है रिलेटिव परमिटिविटी, जिसको हम लोग एप्सिलॉन R से डिनोट करते हैं, या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जिसको हम लोग कैपिटल K से डिनोट करते हैं। यह आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए 2 मार्क्स का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI है। ये आपको बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा है, रिलेटिव परमिटिविटी का भी पूछेगा, व्हाट इज़ रिलेटिव परमिटिविटी या फिर व्हाट इज़ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इस तरह से डिफिनीशन टाइप का 2 मार्क्स में, या फिर कभी कभी इससे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी क्वेश्चन रहता है 1 मार्क्स में। तो चलिए इसको समझते हैं। जैसे अभी हम लोग समझे हैं कि 2 कूलम्ब्स लॉ में कि हमारे पास 2 चार्ज हो, दोनों चार्ज एक दूसरे पर फोर्स लगाएगा, एक का मैग्नीट्यूड मान लीजिए Q1 है, दूसरा का मैग्नीट्यूड मान लीजिए Q2 है और दोनों के बीच का डिस्टेंस कुछ R है। एक बार ये हमारा फ्री स्पेस में है, मतलब नॉर्मल एयर में। दूसरी बार सेम दोनों चार्ज, चाहे एक चार्ज Q1 और दूसरा चार्ज हमारा Q2, सेम दोनों चार्ज दोनों R डिस्टेंस पर किसी मीडियम में, ठीक। एक बार हमारा एयर फ्री स्पेस मतलब नॉर्मल कंडीशन में एयर में है, दूसरा बार किसी मीडियम में है। मीडियम कहने का मतलब मीडियम वाटर हो सकता है, वाटर के अंदर 2 चार्ज रखा हुआ हो, सेम दोनों चार्ज जो यहाँ पर है एयर वाले में वही दोनों चार्ज यहाँ भी है, जितना डिस्टेंस इस दोनों के बीच में है उतना ही डिस्टेंस इस दोनों के बीच भी है। वाटर हो सकता है, मिल्क हो सकता है, कोई भी मीडियम, ग्लास हो सकता है, शीशा कांच हो सकता है, या फिर किसी भी मीडियम में आप डाल दीजिए, ठीक है। तो इस कंडीशन में कूलम्ब्स लॉ के अकॉर्डिंग जो हम लोग फार्मूला पढ़े थे 1/4πε0 Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर, इसको हम लोग F0 मान लेते हैं, ठीक। और इसमें इसको हम लोग मान लेते हैं फोर्स मीडियम में। फ्री स्पेस को हम लोग 0 से डिनोट कर रहे हैं तो F0, और मीडियम को हम लोग M से डिनोट कर देते हैं तो FM। तो इसका कहना है रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का, इट इज़ द रेशियो ऑफ फोर्स एक्टिंग बिटवीन 2 चार्जेस इन मीडियम मतलब FM एंड द फोर्स एक्टिंग बिटवीन सेम टू चार्जेस
इन फ्री स्पेस, मतलब F0, मतलब जो हमारा एप्सिलॉन आर कहिए या फिर के कहिए, ये बराबर है किसके, Fm/F0 के। ठीक, मतलब एप्सिलॉन आर जो है वो बराबर है Fm/F0 के, मतलब फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेज इन मीडियम इज डिवाइडेड बाई फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू चार्जेज इन फ्री स्पेस, जबकि दोनों के बीच का डिस्टेंस हमारा सेम रहेगा। एक तो हमको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना है ऑब्जेक्टिव के हिसाब से कि एप्सिलॉन आर इक्वल टू Fm/F0 होता है। ठीक, फिर इसको हम लोग दूसरे तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं। जब आप Fm का वैल्यू डालेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई एप्सिलॉन, जो हम लोग नीचे डालेंगे वो एप्सिलॉन नॉट के बदले एप्सिलॉन m यहाँ पर डाल देंगे, क्योंकि मीडियम के लिए है तो मीडियम का स्क्वायर। ठीक, डाल ही देता हूँ मैं, एप्सिलॉन आर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन, मीडियम के लिए है तो एप्सिलॉन m, चूँकि Fm/F0 है तो एप्सिलॉन m इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर, डिवाइडेड बाई F0 का स्क्वायर है तो F0 का मतलब हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बाई आर स्क्वायर। ये हमारा F0 का वैल्यू है और ये हमारा Fm का वैल्यू। अभी हम लोग देखे हैं कि एप्सिलॉन आर बराबर होगा Fm डिवाइडेड बाई F0। अब यहाँ पे हमारा 4 पाई कैंसिल हो जाएगा, Q1 कैंसिल हो जाएगा, Q2 कैंसिल हो जाएगा, आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ 1/एप्सिलॉन m डिवाइडेड बाई 1/एप्सिलॉन नॉट। फाइनली जब आप इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट घूम के ऊपर चला जाएगा और नीचे बच जाएगा एप्सिलॉन m, मतलब एप्सिलॉन नॉट डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन m, है ना, जिसको हम लोग नीचे डिफाइन किए हैं। रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, मतलब एप्सिलॉन आर बराबर जो है एप्सिलॉन m डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन 0, जो अभी हम लोग लाए थे कैलकुलेशन करने के बाद कि एप्सिलॉन आर लिखिए या फिर आप के भी लिख सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के लिखिए या फिर एप्सिलॉन आर लिखिए, दोनों बराबर है एप्सिलॉन m/एप्सिलॉन 0 के। परमिटिविटी ऑफ मीडियम डिवाइडेड बाई परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और ये जो हमारा एप्सिलॉन आर है रिलेटिव परमिटिविटी और के है हमारा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक, तो इट इज़ द रेशियो ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम टू द रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये हमारा परमिटिविटी ऑफ मीडियम और परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के रेशियो के बराबर है। ठीक है, अब हम लोग टॉपिक नंबर 1.7 फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस को देखेंगे। फोर्स ड्यू टू वेरियस चार्जेज या फिर फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेज, इसी का दूसरा नाम है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसको आप केयरफुली समझेंगे तभी ये आपको समझ में आएगा। जैसे अभी हम लोग कूलम्ब्स लॉ में पढ़े हैं कि यह सिर्फ दो चार्जेस के बीच में एक्ट होता है और दोनों पॉइंट चार्जेस होना चाहिए, लेकिन सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का कहना है कि ये दो से ज़्यादा चार्जेस के बीच में, जैसे मान लीजिए 3 4 5 6 8 10 20 50 कितना भी चार्ज है, सारा चार्ज मिल के एक पर्टिकुलर चार्ज पर कितना फोर्स अप्लाई करेगा, उसके मेज़रमेंट को हम लोग इसके थ्रू, जो हमारा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है, इसके हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का जो स्टेटमेंट है उसका क्या कहना है, इस चीज़ को हम लोग समझते हैं। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का कहना है कि मान लीजिए कि अगर आपके पास बहुत सारा चार्ज है, सारा चार्ज मिलकर एक पर्टिकुलर चार्ज पर फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक, तो उस कंडीशन में एक पर्टिकुलर चार्ज पर जो हमारा नेट फोर्स अप्लाई हो रहा है वो नेट फोर्स वेक्टर सम है। किस चीज़ का वेक्टर सम है, बाकी सारा चार्जेज मिलके जो फोर्स अप्लाई कर रहा है इस पर्टिकुलर चार्ज पे, उस सारे फोर्सेस का वेक्टर सम है। ठीक, इसको हम लोग इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, नेट फोर्स ऑन ए पर्टिकुलर चार्ज इज़ द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस अप्लाइड बाय नियर बाई चार्जेस। अब इस चीज़ को समझिए यहाँ पे फिगर के हेल्प से। मान लेते हैं कि हमारे पास यहाँ पर चार्ज Q1 है, Q2 है, Q3 है, यहाँ पर Q4 Q5 Q6 Q7 बहुत सारा चार्ज है, करते हुए यहाँ पर लास्ट Qn है, और यहाँ पर एक चार्ज Q0 है। ये चार्ज हमारा Q0 है और हमको पता करना है कि इस Q0 चार्ज पर ये जो बाकी सारे चार्जेज है इसके कारण कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है। ठीक, तो इसका कहना है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का कि किसी एक पर्टिकुलर चार्ज पर इसके नेबर चार्जेस के कारण जो फोर्स अप्लाई हो रहा है
इन सारे फोर्सेस का अगर हम लोग वेक्टर सम कर दे तो हमको इस पर नेट फोर्स का वैल्यू मिल जाएगा कि इस पर नेट फोर्स का वैल्यू कितना है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए हमको थोड़ा सा अभी जो हम लोग थोड़ा देर पहले समझे थे कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, उसका यूज़ करना पड़ेगा। मान लीजिए कि आपके पास चार्ज Q1 ओरिजिन से R1 डिस्टेंस पर है, चार्ज Q2 ओरिजिन से R2 डिस्टेंस पर है, चार्ज Q3 ओरिजिन से R3 डिस्टेंस पर है। चार्ज अगर Q4 होता तो ओरिजिन से R4 डिस्टेंस पर होता, चार्ज अगर Q5 होता तो ओरिजिन से R5 डिस्टेंस पर होता। ऐसे करते हुए मान लीजिए कि चार्ज Q1 ओरिजिन से Rn डिस्टेंस पर है। क्लियर है यहाँ तक? अब इसके बाद इन सारे फोर्सेस का नाम हमको लिखना है कि चार्ज Q1 Q0 पर जो फोर्स अप्लाई कर रहा है इसका नाम हम लोग लिखेंगे फोर्स ऑन चार्ज Q0 बाई चार्ज Q1। फिर Q2 जो Q0 पर फोर्स अप्लाई कर रहा है इसका नाम लिखेंगे फोर्स ऑन Q0 बाई Q2। अब Q3 चार्ज जो Q0 पर फोर्स अप्लाई कर रहा है इसका नाम लिखेंगे फोर्स ऑन चार्ज Q0 बाई Q3। अब Q4 जो फोर्स अप्लाई कर रहा है इसका नाम लिखते कि फोर्स ऑन Q0 बाई Q4। इसी तरह से F05 F06 करते हुए nth चार्ज जो फोर्स अप्लाई कर रहा है इसका नाम हम लोग लिखेंगे फोर्स ऑन चार्ज Q0 बाई Qn। इसी तरह से हम लोग सारे फोर्स का नाम डाल देते हैं। अब इस कंडीशन में हमको, अब मान लीजिए चार्ज Q1 Q0 पर फोर्स अप्लाई कर रहा है तो हमको दोनों के बीच का डिस्टेंस पता होना चाहिए कि दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो अभी जैसे हम लोग कूलम्ब्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में दोनों के बीच का डिस्टेंस कैलकुलेट किए थे उसी तरह से हम लोग दोनों का डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे कि पहले चार्ज Q1 ओरिजिन से R1 डिस्टेंस पर है और चार्ज Q1 का डायरेक्शन किधर है, जिधर हमारा डिस्टेंस R1 का डायरेक्शन है, इसलिए इसको हम लोग R1 वेक्टर भी लिख सकते हैं। और चार्ज Q2 ओरिजिन से R2 डिस्टेंस पर है और इसी डायरेक्शन में, मतलब जिधर हमारा डिस्टेंस R2 है इसी डायरेक्शन में चार्ज Q2 भी है, तो इसके ऊपर भी हम लोग R2 वेक्टर लिख सकते हैं। इसी तरह से R0 वेक्टर, Rn वेक्टर, R3 वेक्टर सब ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक, तो अब मेनली हमको Q1 और Q0 के बीच का डिस्टेंस चाहिए। तो पहले चार्ज Q1 से हमारा पोजीशन स्टार्ट होता है, फोर्स लगना स्टार्ट होता है Q0 पर, ऐसे समझ रहे हैं। मतलब स्टार्ट कहाँ से हो रहा है चलना, Q1 से, और जा किधर रहा है Q0 की तरफ। मतलब पहले इसका पोजीशन कहाँ पर है R1 पे और बाद में पोजीशन कहाँ जा रहा है R0 पर। तो जो इसका नाम हम लोग लिखेंगे, इसका नाम हम लोग लिखेंगे R10 वेक्टर, कि पहले पोजीशन हमारा R1 पर है और बाद में पोजीशन हमारा R0 पर चला जा रहा है, मतलब R10 वेक्टर है ना। फिर इसी तरह से चार्ज Q2 और Q0 के बीच का डिस्टेंस अगर आप देखना चाहें तो पहले Q0 का पोजीशन कहाँ पर है, R2 पर है, और फिर Q0 से फोर्स कहाँ पर अप्लाई हो रहा है, Q2 से फोर्स हमारा Q0 पर अप्लाई हो रहा है, और Q0 हमारा कितना डिस्टेंस पे है, R0 डिस्टेंस पर है। मतलब Q2 से आप जो R2 डिस्टेंस पर है, R2 डिस्टेंस से R0 डिस्टेंस पर आ रहा है, तो यहाँ और यहाँ के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, R20। मतलब ये डिस्टेंस हो जाएगा हमारा R20 वेक्टर। चूँकि हम लोग R2 से R0 की तरफ आ रहे हैं इसलिए हमारा R20 वेक्टर हो गया। फिर इसके बाद हम लोग Q3 के लिए अगर लिखना चाहे तो पहले पोजीशन कहाँ पे है, R3 डिस्टेंस पर है, बाद में पोजीशन कहाँ जा रहा है, R0 डिस्टेंस पर जा रहा है। तो Q3 से हमारा Q0 पे जाना है, मतलब पहले पोजीशन R3 पर है और बाद में पोजीशन R0 पर जा रहा है, तो इसका नाम हम लोग डाल देंगे R30 वेक्टर। अगर मान लीजिए कि चार्ज Q4 होता और Q4 से फोर्स अप्लाई हो रहा होता Q0 पे, ठीक, तो इस कंडीशन में हमारा पहले पोजीशन कहाँ पर था, Q4 पर, बाद में कहाँ पर जा रहा था, Q0 पर। तो यहाँ जो हमारा वेक्टर यहाँ से यहाँ के बीच का डिस्टेंस हम लोग लिखते हैं, इसको लिखते पहले Q4 से स्टार्ट हुआ और कहाँ जा रहा है, R0 डिस्टेंस पर, मतलब Q0 डिस्टेंस पर, तो R40 हम लोग लिखते हैं कि यहाँ से Q4 का डिस्टेंस R4 है और यहाँ से Q0 का डिस्टेंस R0 है, तो हम लोग R40 डिस्टेंस को लिखते हैं। इसी तरह अगर nth के लिए हम लोग देखें, इसको खूब अच्छे से समझिए। मान लीजिए कि Qn चार्ज यहाँ से कितना दूरी पर है, Rn दूरी पर है। अब Qn चार्ज Q0 चार्ज और फोर्स इधर अप्लाई कर रहा है, तो यहाँ पर F0n हम लोग लिख रहे हैं। तो पहले पोजीशन हमारा Rn पर है, बाद में पोजीशन कहाँ जा रहा है, R0 पर जा रहा है, मतलब Rn से R0 की तरफ जा रहा है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर डिस्टेंस को मेंशन करने के लिए हम लोग लिख सकते हैं Rn0 का वेक्टर, कि पहले डिस्टेंस Rn पर है, बाद में R0 पर जा रहा है, तो Rn0 वेक्टर हमारा डिस्टेंस हो जाएगा इधर की तरफ, है ना। तो सारा डिस्टेंस भी आप समझ गए। अब जो हमारा सुपर पोजिशन प्रिंसिपल है इसको समझते हुए सारी चीज़ों को लिखते हैं। फिगर आप ऑलमोस्ट समझ गए हैं।
सुपरपोजिशन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता है कि द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन ए पर्टिकुलर चार्ज, एक पर्टिकुलर चार्ज पर, कोई भी एक पर्टिकुलर चार्ज हम लोग मान लिए Q0, इस पर जो टोटल फोर्स एक्ट हो रहा है, टोटल फोर्स जो लग रहा है, इज वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेज, वो वेक्टर सम है किसका, सारे फोर्सेज का, ड्यू टू वेरियस चार्जेज, जो बहुत सारे चार्जेस के कारण फोर्स लग रहा है उसका। मतलब जो हमारा F0 है वो बराबर है F01 वेक्टर प्लस F02 वेक्टर प्लस F03 वेक्टर प्लस F04 वेक्टर करते हुए प्लस F0n वेक्टर तक, सारे वेक्टर फोर्स का। मतलब जो फोर्स अप्लाई हो रहा है इस पर हम लोग वेक्टर डाल दिए, F01, F02, F03, इस तरह से जितना भी फोर्स अप्लाई हो रहा है सबके ऊपर हम लोग वेक्टर डाल दिए हैं। ठीक, अब सबका वैल्यू हमको डालना है। F01 का वैल्यू अगर आप देखना चाहें तो F01 में आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, F01 जो हमारा फोर्स यहाँ पर लग रहा है, Q1 चार्ज Q0 चार्ज पर फोर्स अप्लाई कर रहा है, तो इसको अगर आप लिखना चाहेंगे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, जो फार्मूला है आपका फोर्स का, वो फार्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर। अब F01 में आप देखेंगे कि एक चार्ज हमारा Q1 है, दूसरा चार्ज हमारा Q0 है, तो Q1 इंटू Q2 नहीं, Q1 एक चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q0 है, बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और दोनों के बीच का डिस्टेंस है R10, है ना। जो आप देखेंगे Q1 और Q0 के बीच का डिस्टेंस है R10, तो R10 वेक्टर हमको नहीं लिखना है, सिर्फ R10 का स्क्वायर हम लोग लिखेंगे, और डायरेक्शन बताने के लिए R10 का हम लोग कैप लगा देंगे। हम लोग जानते हैं कि किसी भी चीज़ को अगर F01 का डायरेक्शन आप देखेंगे कि फोर्स F01 किधर लग रहा है, अब देखिए यहाँ पर F01 का डायरेक्शन हमारा इधर है, ऐसे है डायरेक्शन, तो इस कंडीशन में हम लोग बोल सकते हैं कि F01 का डायरेक्शन उधर ही है जिधर हमारा डिस्टेंस R10 वेक्टर का डायरेक्शन है ना। तो इस फोर्स का डायरेक्शन को बताने के लिए हम लोग लिख सकते हैं R10 का कैप। तो यहाँ पर हमारा फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो, और साथ में R10 का कैप इसके साथ इंक्लूड कर देंगे, तो ये फोर्स हमारा वेक्टर फॉर्म में आ जाएगा। अब F02 को लिखने के लिए समझिए, एक चार्ज हमारा Q2 है और दूसरा चार्ज हमारा Q0 है, बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R20 का स्क्वायर हो जाएगा। F02 को देखिए, F02 हमारा किधर लग रहा है, F02 हमारा यहाँ पे लग रहा है ना। तो F02 Q2 चार्ज के कारण Q0 चार्ज पर फोर्स, मतलब यहाँ के बीच का डिस्टेंस हमारा कितना है, R20 वेक्टर है ना। तो इसको मेंशन करने के लिए हम लोग डाल देते हैं, एक चार्ज हमारा Q2 है, दूसरा चार्ज Q0 है, बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इंटू R20 का स्क्वायर इंटू R20 कैप। यूनिट वेक्टर हम लोग लगा देते हैं डायरेक्शन को शो करने के लिए। F02 का डायरेक्शन किधर है, जिधर डिस्टेंस R20 का डायरेक्शन है, ठीक है। इसी तरह से F03 अगर हम लोग लिखना चाहें तो एक चार्ज हमारा Q3 है, दूसरा चार्ज हमारा Q0 है, बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R30 का स्क्वायर इंटू R30 का कैप। फिर इसी तरह से अगर F04 हमारा लिखना होता तो क्या लिखते हैं, एक चार्ज हमारा Q4, दूसरा चार्ज Q0 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R40 का स्क्वायर इंटू R40 का कैप। इसी तरह से F05, F06 कुछ भी हम लोग लिख सकते थे। इसी तरह से हम लोग F0n लिख देंगे कि हमारा nth चार्ज पे Q0 चार्ज के कारण जो फोर्स अप्लाई हो रहा है कि Q1 इंटू Q0 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Rn0 का स्क्वायर इंटू Rn0 कैप, है ना। अब इस तरह से जो हमारा नेट फोर्स हो गया, वो हम लोग अभी देखे थे ऊपर कि हमारा जो नेट फोर्स है वो जितना भी फोर्स अप्लाई हो रहा है सारे फोर्स के वेक्टर सम के बराबर है, ठीक। तो डाल दीजिए सारे वैल्यूज़ को। तो F0 जो है हमारा, F0 चार्ज पर जो नेट फोर्स अप्लाई हो रहा है, आप सीधे F लिखिए, F0 लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, एक ही बात है। तो सारे वैल्यूज़ को आप डाल दीजिए, Q1 इंटू Q0 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R10 का स्क्वायर इंटू R10 कैप। फिर हमारा F02 का वैल्यू डाल दीजिए, फिर F03 का वैल्यू जो हम लोग निकाले हैं, फिर F0n का वैल्यू निकाले हैं, सबको डाल दीजिए। अगर 4, 5, 6 होता सबको डाल देते इसी तरह से। अब आप महसूस करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे इसमें कि Q0 सब में है, तो जो भी आपका सब में है उसको कॉमन निकाल दीजिए। Q0 सब में से बाहर कर सकते हैं, वो फिर नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट सब में है, मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी सब में से निकाल सकते हैं। अब बचे हुए पोर्शन को आप कॉमन लेकर डाल दीजिए। जैसे इसमें बचेगा Q1 बाई R10 का स्क्वायर इंटू R10 कैप, इसमें बचेगा Q2 बाई R20 का स्क्वायर इंटू R20 कैप। फिर इसमें बचेगा Q3 बाई R30 का स्क्वायर इंटू R30 का कैप, प्लस करते हुए इसमें बचेगा Qn बाई Rn0 का स्क्वायर इंटू Rn0 कैप।
इन सारे पोर्शन को आप ऐसे लिख दीजिए। अब हमारा मेन उद्देश्य है ये जो इतना लंबा सा ऐसे दिख रहा है इसको हम लोग शॉर्ट में लिखे। तो इसको शॉर्ट में लिखने के लिए हम लोग समेशन या फिर सिग्मा सिंबल का यूज़ करते हैं जो यहाँ पर आप देख रहे हैं। और इसमें जो भी वैल्यू चेंज हो रहा है उसके बदले हम लोग एक वेरिएबल का यूज़ करेंगे। वेरिएबल जनरली हम लोग आई ले लेते हैं या फिर जे ले लेते हैं या फिर के ले लेते हैं, है ना। तो यहाँ हमारा वेरिएबल हम लोग आई ले लेते हैं। चेंज कौन हो रहा है, क्यू के नीचे आई 1 है, 2 है, 3 है, 4 है करते हुए n है, मतलब क्यू के नीचे कुछ चेंज हो रहा है तो हम लोग डाल देंगे क्यू के नीचे आई जो हमारा वेरिएबल हो जाएगा। फिर नीचे देखिएगा तो r10 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर, 30 का स्क्वायर, 40 का स्क्वायर करते हुए n0 का स्क्वायर, मतलब बाद में जीरो फिक्स है, पहले वाला बदल रहा है तो यहाँ पर हम लोग डाल देंगे ri0 का स्क्वायर, ठीक है। फिर r10 कैप, r20 कैप, r30 कैप करते हुए rn0 कैप तक है। तो पहले वाला हमारा बदल रहा है, बाद में जीरो फिक्स है तो बाद में जीरो रहने देते हैं, पहले वाले को बदल देते हैं ri0 कैप, ठीक। अब इसमें जो वैल्यू हमारा चेंज हो रहा है वो चेंज होना कहाँ से स्टार्ट हुआ है, 1 से। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 करते हुए चेंज हो रहा है। तो आई का वैल्यू 1 से स्टार्ट करेंगे और आई का वैल्यू n तक जाएगा, i = 1 से लेके i = n तक। मतलब इस तरह से हम लोग जो हमारा नेट फोर्स ऑन चार्ज Q0 है उसको हम लोग शो कर सकते हैं कि चार्ज Q0 पे हमारा नेट फोर्स का वैल्यू इतना है। इसके बाद हम लोग थोड़ा सा डायमेंशन और ऐसा यूनिट देख लेते हैं। ये आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछता है कि डायमेंशन और ऐसा यूनिट क्या है फलानी चीज़ का, तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना ज़रूरी है। तो चलिए देखते हैं, डायमेंशन एंड ऐसा यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछता है कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का ऐसा यूनिट और डायमेंशन क्या है, मतलब जो हमारा एप्सिलॉन नॉट है उसका जो हमारा परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस जो पहले हम लोग देखे थे कूलम्ब्स लॉ में एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा एप्सिलॉन नॉट का ऐसा यूनिट और डायमेंशन। तो उस समय आप वैल्यू देखे थे 8.85 × 10⁻⁻12 कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। उस समय डायमेंशन आप देखे थे लेकिन अलग से नहीं देखे थे, उसको देख लीजिए कि अगर आपसे सिर्फ डायमेंशन पूछे कि परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस या फिर एब्सोल्यूट परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का ऐसा यूनिट क्या है तो कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसका डायमेंशन देखेंगे तो कूलम्ब स्क्वायर, कूलम्ब मतलब चार्ज का डायमेंशन 80 होता है, आप लोग पहले से जान रहे हैं। तो 80 का स्क्वायर हो जाएगा डिवाइडेड बाय न्यूटन और मीटर स्क्वायर है। तो न्यूटन हमारा फोर्स का ऐसा यूनिट है, फोर्स का डायमेंशन होता है mL/-2 और मीटर स्क्वायर है नीचे। तो मीटर हमारा किसका ऐसा यूनिट होता है, लेंथ का। तो लेंथ के लिए हम लोग L यूज़ करते हैं तो L स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर कीजिएगा तो a²t² और नीचे इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो mL³ T⁻⁻2 हो जाएगा। इसको जब आप ऊपर ले जाएंगे तो आपका m का पावर -1 हो जाएगा, l का पावर -3 हो जाएगा, t नीचे -2 है ऊपर जाके +2 हो जाएगा तो t का पावर +4 हो जाएगा और a² हो जाएगा। आप इसमें चाहे तो a को पहले भी रख सकते हैं, t को बाद में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। फिर ऐसा यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट और कूलम्ब्स कांस्टेंट। कई बार आपसे ऐसे भी पूछेगा कि कोलम्बियन कांस्टेंट या फिर कूलम्ब्स कांस्टेंट का ऐसा यूनिट क्या है, फिर कोलम्बियन कांस्टेंट या कूलम्ब्स कांस्टेंट का डायमेंशन क्या है। तो चलिए इसको समझते हैं। कूलम्ब्स कांस्टेंट का जो वैल्यू हम लोग देखे थे के का या फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का, वो वैल्यू था 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। तो वही जो हमारा इसका ऐसा यूनिट है वो क्या है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम्ब स्क्वायर। कभी कभी अलग से भी आपका ऐसा यूनिट बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। फिर डायमेंशन इसका अगर आप देखना चाहिएगा तो न्यूटन और मीटर स्क्वायर। तो न्यूटन हमारा फोर्स का ऐसा यूनिट है तो फोर्स का डायमेंशन हो जाएगा mL/-2। मीटर स्क्वायर मतलब लेंथ का ऐसा यूनिट है तो लेंथ का डायमेंशन हो जाएगा L² और डिवाइडेड बाई कूलम्ब स्क्वायर है। तो कूलम्ब हमारा चार्ज का ऐसा यूनिट है तो चार्ज का डायमेंशन हो जाएगा 80 का स्क्वायर कर देंगे। अब फाइनली इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो L² से L में मल्टीप्लाई कीजिएगा तो mL³ T⁻⁻2 और नीचे हो जाएगा a² T²। जब आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो ऊपर m है, L³ है और t नीचे स्क्वायर प्लस में ऊपर जाकर माइनस में हो जाएगा T⁻⁻4 और a⁻2, मतलब mL³ a⁻2 T⁻⁻4 भी लिख सकते हैं या फिर mL³ T⁻⁻4 a⁻2 भी लिख सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को आप लोग याद रखेंगे। फिर कभी कभी इसका ही पूछ देता है ऐसा यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो यहाँ पे आप लोग देखे थे कि कट के वैल्यू हमारा क्या हो गया था, एप्सिलॉन m डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन r, एप्सिलॉन 0।
तो इस कंडीशन में एप्सिलॉन एम का अगर एसआई यूनिट को एप्सिलॉन जीरो के एसआई यूनिट से भाग दीजिएगा, दोनों तो सेम थिंग है, दोनों कैंसिल हो जाएगा, मतलब इसका कोई एसआई यूनिट नहीं होगा। और जब एसआई यूनिट नहीं हो तो डायमेंशन भी नहीं होगा। तो आपके बोर्ड एग्जाम में कंफ्यूज करने के लिए ये क्वेश्चन पूछ सकता है कि एसआई यूनिट एंड या फिर डायमेंशन ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी या फिर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। इसको याद रखेंगे कि रिलेटिव परमिटिविटी या डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का एसआई यूनिट नहीं होता है, मतलब नो एसआई यूनिट, और डायमेंशन भी इसका नहीं होता है। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक नंबर 1.7 तक का सारा कॉन्सेप्ट, जिसको आप बेहतर ढंग से समझ के अच्छे से मेमोराइज़ कर लेंगे, मेमोराइज़ कहिए या फिर अच्छे से आप रिवाइज़ करके अपने जहन में रखेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है आपका टॉपिक नंबर 1.8, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कहिए, जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, टॉपिक नंबर 1.8 और टॉपिक नंबर 1.9 को। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, अच्छे से रहिएगा, तब तक के लिए बाय बाय।